हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की वन शॉट वीडियो। ये सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट होता है बीकॉम का, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये वन शॉट लास्ट मिनट रिवीजन की वीडियो है। इसमें मैं सारी यूनिट्स कवर करूँगी। वन बाय वन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है बहुत सारे लोगों का, एक ग्रुप का, जिसमें वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विस की। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। बेसिकली एक ग्रुप होता है लोगों का जिनका मोटिव होता है पैसे कमाना, और उसके लिए वो गुड्स और सर्विस बनाते हैं। ठीक है। बिज़नेस का क्या नेचर होता है? ये इकोनॉमिक होता है नेचर में, मतलब कि इसमें लोगों को प्रॉफिट कमाना होता है। सोशल कैसे होता है? एक बिज़नेस जो है वो सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, गुड्स देती है कस्टमर को। बिज़नेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है क्योंकि ये चलता जाता है सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। रिस्क और अनसर्टेनिटी भी इसके अंदर होती है क्योंकि जो डिमांड है वो सब फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम के टाइम। ठीक है। एक बिज़नेस का स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है उद्देश्य। तो बिज़नेस मतलब क्या काम करता है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसे अचीव करना है। वो मैन्युफैक्चर करता है, चीज़ें बनाता है, उसको ट्रेड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग करता है अपनी चीज़ों की। ठीक है। तो जो बिज़नेस है वो वेरियस सेक्टर में आते हैं। जैसे प्राइमरी में भी वो काम होता है, सेकेंडरी में भी और टर्शरी में भी। हमें पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, माइनिंग आता है, सेकेंडरी में हमारे मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आती हैं, और टर्शरी में हमारी बैंकिंग, एजुकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन आती है। एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें उन्हें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना होता है। कैसे मैक्सिमाइज़ होता है? जब वो गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं और मार्केट की डिमांड को फुलफ़िल करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? उनका ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, सोशल वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट आ सके और कम्युनिटी डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो लोग उनके यहाँ काम करते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एक सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छे से दे सकें, वो लोग एक फेयर वेजेस उन्हें मिले जिससे वो मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए और एम्प्लॉय वेलफेयर में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। अब आते हैं बिज़नेस एथिक्स। बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं? ये कुछ मोरल्स होते हैं या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जो लोगों को गाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस में कैसे रहना है। ठीक है। बिज़नेस एथिक्स का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारे जो कंपनी की रेपुटेशन है और लॉन्ग टर्म सक्सेस है, इस पर बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है कि किस टाइप का वो बिज़नेस एथिक्स है उस कंपनी के। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना प्रॉफिट तो कमाए लेकिन साथ साथ अब सोसाइटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं? जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सोशल वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसी चीज़ें, कि लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना बेसिकली। यूनिट 1 ख़त्म। यूनिट 2 पे आते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है? एक ही सिंगल पर्सन होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। ठीक है। तो जो बिज़नेस होता है वो ओन एंड मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन होता भी उस इंसान का और मैनेज भी वही करता है। ये बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ बिज़नेस होता है। इसमें जो हमारा ओनर है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है किस किस चीज़ का डिसीजन लेने का अपने कंपनी के रिगार्डिंग, या फिर कोई प्रॉफिट्स का, और जो भी डेट्स और लॉसेस होते हैं उसके लिए भी वो पर्सनली लायबल होता है क्योंकि वो एक इंसान है जो पूरी चला रहा है बिज़नेस। पार्टनरशिप में क्या आता है? ये क्या होता है? यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग जब ओनरशिप को शेयर करते हैं तो वो पार्टनरशिप बन जाता है। अब पार्टनरशिप में क्या क्या शेयर होता है? प्रॉफिट्स भी शेयर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर होते हैं, और रिस्क जो होता है कंपनी का वो भी शेयर करा जाता है। इसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बना लिया जाता है जिसमें क्या क्या होता है? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर लेते हैं, अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। ये एक जनरल पार्टनरशिप भी हो सकती है जहाँ पे सारे पार्टनर लाइबल या लाइबिलिटी उठाने के लिए, या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें किसी पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? ये एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। जहाँ पे जो ओनरशिप है ना वो डिवाइडेड होती है इनटू शेयर्स। ठीक है। 2 टाइप की होती है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट में क्या होता है? जो इनके शेयर्स हैं वो पब्लिक में सोल्ड नहीं हो सकते, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड होते हैं इनके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक में क्या कहते हैं, सोल्ड हो सकते हैं, अवेलेबल होते हैं और ट्रेड भी करे जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। अदर टाइप के अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन तो होते कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि ओन और ऑपरेटेड बाय मेंबर्स, जो कि रिस्क और बेनिफिट दोनों शेयर करते हैं।
ये किस सेक्टर में कॉमनली पाई जाती है? एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड रिटेल। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? ये कंबाइंड फीचर होता है किसका? पार्टनरशिप का और कंपनी का। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या फिर एमएनसीज जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं लार्ज कंपनीज होती हैं जो कि ऑपरेट करी जाती है बाय मल्टीपल कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में इनकी वो होती है, ठीक है। थर्ड हम पे है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जो होता क्या है, पहली बात तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट समझते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारी कंपनी को अफेक्ट करते हैं। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है समझते हैं। ये कंपनी है, जिसके पास वाले सारे इसके इंटरनल इन्वायरमेंट हो जाता है, और इसके बाहर जो है ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, इसमें क्या क्या आ जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, पॉलिसीज़, जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो उसके सारे लोग हैं, या फिर मैनेजमेंट का स्टाइल है, जो उसके रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, ये सारे इसके इंटरनल में आते हैं। जो इंटरनल जो कंपनी के पास की चीज़ें हैं जो उसे अफेक्ट कर रही है, क्या पॉलिसीज़ हैं, या जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो, या मैनेजमेंट का स्टाइल है, वो सब। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? जो ये कंपनी है, कंपनी के पास वाला, उसके जो बाहर की जो चीज़ें हैं ना, वो एक्सटर्नल है। जैसे क्या क्या हो सकता है? पॉलिटिकल, कि पूरे देश की पॉलिटिक्स का वो चेंज हो गया, पार्टी बदल गई, उससे नई चीज़ें आएंगी। इकोनॉमिक की इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी चल रही है। सोशल में आ जाता है वही कल्चरल ट्रेंड क्या चल रहे हैं, लाइफस्टाइल में लोगों की क्या चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल में क्या नई नई इनोवेशंस आ रही है, उन सब चीज़ों से क्या चेंज आ रहा है। लीगल में कि नए लॉज निकल गए या कोई रेगुलेशन निकल गए जिससे आपकी कंपनी पे इफेक्ट पड़ रहा है। या फिर इन्वायरमेंटल में जैसे कि क्लाइमेट चेंज जैसे कोई चीज़ें आ गई, या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकी वजह से जो आपकी कंपनी पे इफेक्ट पड़ रहा है वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, ओके। एक कंपनी के एनवायरनमेंट को आप एनालाइज कैसे कर सकते हो, या इसको आप स्वॉट एनालिसिस से एनालाइज कर सकते हो। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ अ बिजनेस। इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस, और क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, फिर क्या खतरे हैं आपके बिजनेस को। ईटॉप क्या होता है? इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ये क्या होता है? ये एक मेथड होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप पता कर पाओ एक्सटर्नल थ्रेट, कि जो बाहर वाले थ्रेट है, जो अभी हमने पढ़े थे ये बाहर वाले की, और एक्सटर्नल थ्रेट और अपॉर्चुनिटी जो बिज़नेस को मिलने वाली है, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो आपका एक्सटर्नल होता है उसे हम मैक्रो भी कहते हैं, और जो इंटरनल होता है उसे माइक्रो भी कहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 4। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है पहले तो बताओ। ये बहुत बेसिक है, आज के टाइम पे हर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, बहुत ट्रेंड में है। इसमें क्या होता है? एक अकेला इंडिविजुअल होता है जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करता है। एक इंसान है, एक, और पूरा बिज़नेस को चलाने वाला है, और यही इस बिज़नेस को मैनेज करता है, ठीक है। वही बिज़नेस के सारे फाइनेंशियल रिस्क को उठाएगा और प्रॉफिट का होप करता है कि कोई प्रॉफिट आ जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या होते हैं? इसमें इनोवेशन होती है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है ना, उसका मतलब है वो कोई नया इनोवेटिव आइडिया मार्केट में लेकर आ रहा है, वो लीडरशिप करता है, वो रिस्क टेकिंग है, वो डिटरमाइन है और क्रिएटिव है। लीडरशिप में क्या आता है? अपने नीचे के लोगों को वो मोटिवेटेड रखेगा कि हाँ हमें ये गोल अचीव करना है। रिस्क टेकिंग में अगर आप नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आ रहे हो ना, तो वो रिस्क टेकिंग है, क्योंकि मे बी वो चलेगा, मे बी वो नहीं चलेगा, राइट। डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हमें करके दिखाना है ये काम। क्रिएटिव, अगर इनोवेशन कैसे आएगी? जब इंसान क्रिएटिव होगा, राइट। अब कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं हम समझते हैं। पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ये इनका काम क्या होता है? ये नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लाते हैं, उन्हें लॉन्च करते हैं, क्रिएट करते हैं। जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनका काम होता है जो सक्सेसफुल बिजनेस का कोई आइडिया चल गया मार्केट में, उसी को रेप्लिकेट कर दो, उसकी कॉपी बना के खड़ा कर दो, ठीक है। फैबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? ये कॉशियस होते हैं और रिस्क को अवॉइड करते हैं। ये ऐसा कोई मतलब बिज़नेस नहीं खोलते जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो या बहुत रिस्क टेकिंग काम हो। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो चेंज नहीं होना चाहते, वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस में ही मतलब स्टिक रहना चाहते हैं कि हाँ हम पहले के टाइम में हमारे पापा दादा ऐसे चलाते थे, हम भी ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है। उनको हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। अब हम आते हैं एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि एक नए टाइप का बिज़नेस खोल सकते हैं, कैसे वो अपॉर्चुनिटी वो लोग ग्रैस्प कर पाते हैं। तो वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पता लगती हैं? वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं अनमेट नीड्स को, लोगों की वो नीड्स को वो पहचानते हैं जो लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। मार्केट में जो गैप आ रहा है एक तरीके का, चाहे टेक्नोलॉजी में, किसी चीज़ में, या फिर लोगों की जो कस्टमर हैं उनके
प्रेफरेंस में कोई चेंज आ रहा है कि उन्हें पहले कुछ और पसंद आता था, अब कुछ और पसंद आ रहा है। ये चीज़ें उनको समझनी पड़ती है, उसके बेसिस पे वो एक नया बिज़नेस खोल पाते हैं, ठीक है। अब है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों को सपोर्ट करे हमारे इंडिया की, जिससे कि लोग एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिज़नेस खोलें जिससे कि इंडिया को फ़ायदा हो। तो इसमें क्या क्या इन्होंने स्कीम्स निकाली है। स्टार्टअप इंडिया, इसमें क्या है, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। क्या करती है, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करा देती है, मतलब पैसा देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कराती है और उनको एक अच्छा नेटवर्क देती है जिससे उनका स्टार्टअप बिल्ड हो सके। मेक इन इंडिया में क्या आता है, ये फोकस करता है इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, ठीक है, जिससे कि क्या हो, जॉब्स क्रिएट हो सके। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो जॉब्स लोगों को मिलेंगी, ठीक है। स्किल इंडिया में क्या आता है, ये जो आज की यूथ है हमारी, इसको ये ट्रेन करते हैं, उन्हें अलग अलग स्किल्स सिखाते हैं जिससे कि वो एम्प्लॉयबल हो सके। मतलब कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो तब दी जाएगी ना, जॉब तो तब दी जाएगी जब उन्हें कुछ काम करना आता होगा, इसलिए उन्हें उसमें काम करना सिखाया जाता है जिससे वो कैपेबल हो सके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी। यूनिट 5 हमारी लास्ट यूनिट है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या क्या है, इनोवेशन क्या है। सबसे पहले अभी हमने समझा था, इनोवेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम नए आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है। अभी बिज़नेस को क्या ज़रूरत है इनोवेशन करने की, नॉर्मल भी तो चल सकता है। तो उसमें क्या है, अगर वो कॉम्पिटिटिव रहना चाहता है, अगर वो मार्केट में मतलब मार्केट में अलग स्टैंड करना चाहता है, अपनी कोई जगह बनाना चाहता है, तो इसलिए उसे नए नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, तभी तो लोग खरीदेंगे ना। और इससे क्या होगा, जो कस्टमर की नीड्स हैं वो अच्छे से फुलफ़िल कर पाएगा। अब आउटसोर्स क्या होता है, आउटसोर्स का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ काम करवाना है ना और वो ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है आपके बिज़नेस के लिए, तो उसे आप किसी बाहर किसी फर्म को आउटसोर्स कर दो, मतलब उन्हें दे दो ये काम करने को। एक बार डेफिनेशन पढ़ के समझते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होता है, इन्वॉल्व्स हायरिंग एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, वही कि बाहर का कोई इंसान को अपना बिज़नेस का कोई फंक्शन करने को दे देंगे। कैसे फंक्शन हो सकते हैं, कस्टमर सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कोर फंक्शंस नहीं होते हैं बिज़नेस के, ठीक। इससे क्या होता है, बिज़नेस की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और एफिशिएंसी आती है। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है समझते हैं, ये एक बिज़नेस मॉडल होता है जहाँ पे एक फ्रेंचाइजी होती है और एक फ्रेंचाइज़र होता है। जो फ्रेंचाइज़र होता है वो बहुत अच्छा कोई ब्रांड होता है, फिर कोई मॉडल होता है। तो जो फ्रेंचाइजी होती है वो उनको पैसे देके उनका ब्रांड ख़रीद लेते हैं, मतलब ब्रांड का नाम ले लेते हैं और उसके बदले एक उनकी खोल लेते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस इंसान ने इनको पैसे दे दिए और उसके बदले उनके ब्रांड का और मॉडल का वो यूज़ करते हैं जिससे कि वो यहाँ पे पैसा अर्न कर पाए, ठीक है। इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रेंचाइजिंग इज़ अ बिजनेस मॉडल वेयर एन इंडिविजुअल बाइज द राइट टू ऑपरेट अ बिजनेस यूजिंग द फ्रेंचाइजर्स ब्रांड मॉडल एंड एक्सपर्टीज। वही कि फ्रेंचाइजी पैसे दे के ख़रीद लेता है कि आपके ब्रांड का, आपके मॉडल को हम यहाँ पे चलाएंगे और उसके बदले हम पैसा अर्न करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन भी हो रही है और वाइल रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्रेंचाइजी का रिस्क भी इसमें कम हो जाता है, क्योंकि वो उसका मतलब ब्रांड है अच्छा खासा मार्केट में, लोगों को पता है, तो उसे ब्रांड बनाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ बेचना है। ई कॉमर्स क्या होता है हमें पता है, ई कॉमर्स में वही इंटरनेट के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को बेचना और ख़रीदना, इसे हम ई कॉमर्स का पार्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बिजनेसेस को ग्लोबल कस्टमर को रीच करने का मौका मिलता है, दूर दूर के कस्टमर को हम रीच कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। इससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। अभी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है पहले हम समझते हैं। ये वो कॉस्ट होती है, जैसे मान लो आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हो तो आपको किसी शोरूम को मतलब मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। ये बहुत कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड कराता है, कहीं किसी कोर्ट के जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें होता है कि अपने बिज़नेस को कुछ इस तरीके से कंडक्ट करो, इस तरीके से चलाओ जिससे कि एनवायरनमेंट में कम से कम हार्म हो सके, और ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर और इंश्योर करता है इकोनॉमिक वायबिलिटी। मतलब कि अपना बिज़नेस इस तरीके से चलाओ कि बाहर की जो हमारी पूरी सोसाइटी है उसे उसकी कोई दिक्कत ना फेस करने पड़े उसकी वजह से। इसमें क्या क्या आता है, इसमें जैसे वेस्ट रिडक्शन, आप फैक्ट्रीज़ का वेस्ट को कम से कम मतलब बनाने की कोशिश करो कि फैक्ट्री से कम वेस्ट निकल पाए। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करो, अच्छे टाइप की प्रोडक्शन करो, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस करो, मतलब कि जो आपके यहाँ लेबर है जो काम करे उन्हें एक फेयर वेजेस प्रोवाइड कराओ, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ रहने के लिए। तो इसके साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको हेल्प करी हो। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, जो ये पूरे नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, और किसी और सब्जेक्ट की आप चाहते हो वीडियो बनाना तो उसका भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।